हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुंशी आज हम प्रेमचंद्र की कहानी दो सखियाँ लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दो सखियाँ। प्यारी बहन, जब से यहाँ आई हूँ तुम्हारी याद सताती रहती है। काश तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ चली आती तो कितनी बहार रहती। मैं तुम्हें अपने विनोद से मिलाती। क्या यह संभव नहीं है? तुम्हारे माता पिता क्या तुम्हें इतनी आज़ादी भी ना देंगे? मुझे तो आश्चर्य यही है कि बेड़ियां पहनकर तुम कैसे रह सकती हो। मैं तो इस तरह घंटे भर भी नहीं रह सकती। ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि मेरे पिताजी पुरानी लकीर पीटने वालों में से नहीं। उन नवीन आदर्शों के भक्त हैं जिन्होंने नारी जीवन को स्वर्ग बना दिया है। नहीं तो मैं कहीं की ना रहती। विनोद हाल ही में इंग्लैंड से डीफिल होकर लौटे हैं और जीवन यात्रा आरंभ करने के पहले एक बार संसार यात्रा करना चाहते हैं। यूरोप का अधिकांश भाग तो वह देख चुके हैं, पर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया का की सैर किए बिना उन्हें चैन नहीं। मध्य एशिया और चैन का तो यह विशेष रूप से अध्ययन करना चाहते हैं। यूरोपियन यात्री जिन बातों की मीमांसा ना कर सके, उन्हीं पर प्रकाश डालना इनका ध्येय है। सच कहती हूँ चंदा, ऐसा साहसी, ऐसा निर्भीक, ऐसा आदर्शवादी पुरुष मैंने कभी नहीं देखा था। मैं तो उनकी बातें सुनकर चकित हो जाती हूँ। ऐसा कोई विषय नहीं है जिसका उन्हें पूर्व ज्ञान न हो, जिसकी वह आलोचना न कर सकते हैं। और यह केवल किताबी आलोचना नहीं होती, उसमें मौलिकता और नावीनता होती है। स्वतंत्रता के तो वह अनन्य उपासक हैं। ऐसी पुरुष की पत्नी बनकर ऐसी कौन सी स्त्री है जो अपने सौभाग्य पर गर्व न करे। बहन, तुमसे क्या कहूँ। प्रातःकाल उन्हें अपने बंगले की ओर आते देखकर मेरी चित्त की क्या दशा हो जाती है। यह उन पर न्यौछावर होने के लिए विकल्प हो जाता है। यह मेरी आत्मा में बस गए हैं। अपने पुरुष की मैंने मन में जो कल्पना की थी, उसमें और उनमें बाल बराबर भी अंतर नहीं। मुझे रात दिन यही भय लगा रहता है कि कहीं मुझ में कोई त्रुटि न मिल जाए। जिन विषयों से उन्हें रुचि है, उनका अध्ययन आधी रात तक बैठे किया करती हूँ। ऐसा परिश्रम मैंने कभी न किया था। आईने कंघी से मुझे कभी उतना प्रेम न था। सुभाषितों को मैंने कभी इतने चाव से कंठ न किया था। अगर इतना सब कुछ करने पर भी मैं उनका हृदय न पा सकी तो बहन, मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा। मेरा हृदय फट जाएगा और संसार मेरे लिए सूना हो जाएगा। कदाचित प्रेम के साथ ही मन में ईर्ष्या का भाव भी उदय हो जाता है। उन्हें मेरे बंगले की ओर जाते हुए देख जब मेरी पड़ोसन कुसुम अपने बरामदे में आकर खड़ी हो जाती है तो मेरा ऐसा जी चाहता है कि उसकी आंखें ज्योतिहीन हो जाए। कल तो अनर्थ ही हो गया। विनोद ने उसे देखते ही हैट उतार ली और मुस्कुराए। वह उल्टा भी खीसे निकालने लगी। ईश्वर सारी विपत्तियां दे पर मिथ्याभीन न दे। चुड़ैलों की सी तो उसकी आपकी सूरत है, पर अपने को अप्सरा समझती है। आप कविता करती हैं और कई पत्रिकाओं में उनकी कविताएं छप भी गई हैं। बस आप जमीन पर पाँव नहीं रखती। सच कहती हूँ, थोड़ी देर के लिए विनोद पर यह मेरी श्रद्धा उठ गई। ऐसा आवेश होता था कि चलकर कुसुम का मुंह नोच लो। खैरियत हुई कि दोनों में बातचीत न हुई, पर विनोद आकर बैठे तो आधे घंटे तक मैं उनसे बोल न सकी। जैसे उनके शब्दों में वह जादू ही न था, बाड़ी में वह रस ही न था। तब से अब तक मेरे चित्त की व्यग्रता शांत नहीं हुई। रात भर मुझे नींद नहीं आई। वही दृश्य आंखों के सामने बार बार आता था। कुसुम को लज्जित करने के लिए कितने मासूमें बांध चुकी हूँ। अगर यह भय न होता कि विनोद मुझे ऊंची और हल्की समझेंगे तो मैं उनसे अपने मनोभावों को स्पष्ट कह देती। संपूर्णता उनकी होकर उनके संपूर्णता अपना बनाना चाहती हूँ। मुझे विश्वास है कि संसार का सबसे रूपवान युवक मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे आंख उठाकर न देखूंगी। विनोद के मन में मेरे प्रति यह भाव क्यों नहीं है? चंदा प्यारी बहन, एक सप्ताह के लिए आ जा। तुझसे मिलने के लिए मन आधीर हो रहा है। मुझे इस समय तेरी सलाह और सहानुभूति की बड़ी ज़रूरत है। यह मेरे जीवन का सबसे नाजुक समय है। इन्हीं 10-5 दिनों में या तो पारस हो जाऊंगी या मिट्टी। लो, 7 बज गए, अभी बाल तक नहीं बनाए। विनोद के आने का समय है। अब विदा होती हूँ। कहीं आज फिर अभागिनी कुसुम अपने बरामदे में न खड़ी हो। अभी से दिल काँप रहा है। कल तो यह सोचकर मन को समझाया था कि यूं ही सरल भाव से वह हंस पड़ी होगी। आज भी अगर वही दृश्य सामने आया तो उतनी आसानी से मन को न समझा सकूंगी। तुम्हारी पद्मा। प्रिय पद्मा, भला एक युग के बाद तुम्हें मेरी शुद्धि तो आई। मैंने समझा था कि शायद तुमने परलोक यात्रा कर ली। यह उस निष्ठुरता का दंड है जो कुसुम तुम्हें दे रही है। 15 अप्रैल
को कॉलेज बंद हुआ और 1 जुलाई को आप खत लिखती हैं। पूरे 2.5 महीने बाद, वह भी कुसुम की कृपा से। जिस कुसुम को तुम कोस रही हो, उसे मैं आशीर्वाद दे रही हूँ। वह दारुण दुख की भांति तुम्हारे रास्ते में ना आ खड़ी होती तो तुम्हें क्यों मेरी याद आती। खैर, विनोद की तो तुमने जो तस्वीर खींची वह बहुत ही आकर्षक है, और मैं ईश्वर से मना रही हूँ कि वह दिन जल्दी से आए कि मैं उनसे बहनोई के नाते मिल सकूं। मगर देखना कहीं सिविल मैरिज न कर बैठना, विवाह हिंदू पद्धति के अनुसार ही हो। तुम्हें अख्तियार है कि जो सैकड़ों बेहुदा और व्यर्थ के कपड़े हैं उन्हें निकाल डालो। एक सच्चे विद्वान पंडित को अवश्य बुलाना, इसलिए नहीं कि वह तुमसे बात बात पर टके निकलवाए, बल्कि इसलिए कि वह देखता रहे कि वह सब कुछ शास्त्र विधि से हो रहा है या नहीं। अच्छा, अब तुम मुझसे पूछो कि इतने दिनों क्यों चुप्पी साधे बैठी रही। मेरे ही खानदान में इन 2.5 महीनों में 5 शादियां हुई, बारातों का तांता लगा रहा। ऐसी शादियां ही कोई दिन गया हो कि 100 मेहमानों से कम रहे हो। जब बारात आ जाती थी तब तो उनकी संख्या 500 तक पहुंच जाती थी। यो पांचों लड़कियां मुझसे छोटी हैं, और मेरा बस चलता तो अभी 3-4 साल तक न बोलती, लेकिन मेरी सुनता कौन है। और मेरे विचार करने पर मुझे भी ऐसा मालूम होता है कि माता पिता लड़कियों के विवाह के लिए जल्दी करना कुछ अनुचित नहीं है। जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं। अगर माता पिता अकाल मर जाएं तो लड़की का विवाह कौन करे। भाइयों का क्या भरोसा। अगर पिता ने अपनी काफ़ी दौलत छोड़ी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे साधारण होता है, पिता का ऋण का भार छोड़ गए हो तो बहन भाइयों पर भार हो जाती हैं। यह भी अन्य कितने ही हिंदू रस्मों की भांति आर्थिक समस्या है। जब तक हमारी आर्थिक दशा न सुधरेगी, यह रस्म भी न मिटेगी। जब अब मेरे बलिदान की बारी है। आज के 15वें दिन यह घर मेरे लिए विदेश हो जाएगा। 2-4 महीने के लिए आऊंगी तो मेहमान की तरह। मेरे विनोद बनारसी हैं, अभी कानून पढ़ रहे हैं। उनके पिता नामी वकील है। मैं सुनती हूँ कि कई गांव और कई मकान है। अच्छी मर्यादा है। मैंने अभी तक बर को नहीं देखा। पिताजी ने मुझसे पूछवाया कि इच्छा हो तो बर को बुलवा दूं, पर मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं। कोई घर में बहू बने, तकदीर का ही सौदा। पिताजी किसी के मन में पाट सकते हैं, न मैं ही। अगर दो एक बार देख लेती, मुलाकात कर लेती, तो क्या हम दोनों एक दूसरे को परख लेते। यह किसी तरह संभव नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा हम एक दूसरे को रंग रूप देख सकते हैं। इस विषय में मुझे विश्वास है कि पिताजी मुझसे कम संयत नहीं है। मेरे दोनों बड़े भाई बड़े बहनोई सौंदर्य के पुतले ना हों, पर कोई रमणी उनसे घृणा नहीं कर सकती। मेरी बहनें उनके साथ अनंत जीवन बिता रही हैं, फिर पिताजी मेरे ही साथ क्यों अन्याय करेंगे। यह मैं मानती हूँ कि हमारे समाज में कुछ लोगों का वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं है, लेकिन संसार में ऐसा कौन सा समाज है जिसमें दुखी परिवार ना हो। और फिर हमेशा पुरुषों का ही दोष तो नहीं होता, बहुधा स्त्रियां ही विष का गांठ होती है। मैं तो विवाह को सेवा और त्याग का व्रत समझती हूँ। इसी भाव से अपना अभिवादन करती हूँ। और मैं तुम्हें दिनों से छीनना तो नहीं चाहती, लेकिन अगर 20 जुलाई तक तुम 2 दिन के लिए आ सको तो मुझे जिला लो। जो कहते हो व्रत का दिन निकट आ रहा है। मुझे एक ज्ञात शंका हो रही है, मगर तुम खुद बीमार हो, मेरी दवा क्या करोगी। जरूर आना बहन, तुम्हारी चंदा। प्यारी चंदा। पद्मा लिखती है चिट्ठी। सैकड़ों बातें लिखनी है, किस क्रम से शुरू करें समझ में नहीं आता। सबसे पहले तुम्हारे विवाह के शुभ अवसर पर ना पहुंच सकने के लिए क्षमा चाहती हूँ। मैं आने का निश्चय कर चुकी हूँ। मेरी और प्यारी चंदा के स्वयंवर में ना जाऊँ, मगर उसके ठीक 3 दिन बाद विनोद ने अपना समर्पण करके मुझे ऐसा मुग्ध कर दिया कि मुझे किसी की सुधि न रही। आहा, वे प्रेम के अंतरस्थल के निकले हुए उछड़ आवेशमय और कंपित भाव अभी तक कानों में गूंज रही है। मैं खड़ी और विनोद मेरे सामने घुटने टेके हुए प्रेरणा विनय आगरा के पुतले बने बैठे हैं। ऐसा अवसर जीवन में एक ही बार आता है, केवल एक बार, मगर उसकी मधुर स्मृति की स्वर संगीत की भांति जीवन के तार तार में व्याप्त रहता है। तुम उस आनंद का अनुभव कर सकोगी। मैं रोने लगी, कह नहीं सकी मन में क्या क्या भाव हैं, पर मेरी आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। कदाचित यही आनंद की चरण सीमा में कुछ कुछ निराश हो चली थी। 3-4 दिन से विनोद को आते जाते कुसुम से बातें करते देखती थी। कुसुम नित्य नए नए आभूषणों से सजी रहती थी। और क्या कहूँ, एक दिन विनोद ने कुसुम की एक कविता मुझे सुनाई। एक एक शब्द पर सिर धुनते रहे। मैं माननी तो थी, सोचा जब से ये चुड़ैल पर लट्टू हो गए हैं तो मुझे क्या गरज पड़ी है कि इनके लिए अपना सिर खपाऊं। दूसरे दिन वह सवेरे आए तो मैंने कहला दिया तबीयत अच्छी नहीं है। जब उन्होंने मुझसे मिलने के लिए आग्रह किया तब विवश होकर मुझे कमरे में आना पड़ा। मन में निश्चय करके आई थी कि साफ कह दूं, आप ना आया करिए, मैं आपके योग्य नहीं हूँ। मैं कवि नहीं, विदुषी नहीं, सुभाषणी नहीं। एक पूरी स्पीच में उमड़ रही थी। वह कमरे में आई, विनोद के संतृष्ट नेत्र देखे।
प्रबल उत्कंठा में कांपते हुए ओठ। बहन उस आवेश का चित्रण नहीं कर सकती। विनोद ने मुझे बैठने न दिए, मेरे सामने घुटनों के बल फर्श पर बैठ गए। उनके आतुल उन्मत्त शब्द मेरे हृदय को तंत्रित करने लगे। एक सप्ताह तैयारियों में कट गया। पापा और मामा फूले न समाते थे और सबसे प्रसन्न थी कुसुम, यही कुसुम जिसकी सूरत से मुझे घृणा थी। अब मुझे ज्ञात हुआ कि मैंने उस पर संदेह करके उसके साथ घोर अन्याय किया है। उसका हृदय निकष्ट है, उसमें न ईर्ष्या है, न तृष्णा, न सेवा। उसके जीवन का मूल तत्व है। मैं नहीं समझती कि उसके बिना ये 7 दिन कैसे कटते। मैं कुछ खोई सी जान पड़ती। कुसुम पर मैं अपना सारा भार छोड़ दिया था। आभूषणों के चुनाव और सजाओ, वस्त्रों के रंग और काट छाट के विषय में उसकी सुरुचि विलक्षण है। 8वें दिन जब वो उसने दुल्हन बनाया तो मैं अपना रूप देखकर चकित रह गई। मैंने अपने को कभी ऐसी सुंदरी न समझा था। गर्व से मेरा आंखों में नशा छा गया। उसी दिन संध्या का समय विनोद और मैं दो भिन्न जलधाराओं की भांति संगम पर मिल कर अभिन्न हो गए। बिहार यात्रा की तैयारी पहले से ही हो चुकी थी। प्रातःकाल हम मसूरी के लिए रवाना हो गए। कुसुम में हमें पहुंचाने के लिए स्टेशन तक आई और विदा होते समय बहुत रोई। उसे साथ ले चलना चाहती थी, पर न जाने क्यों वह राजी न हुई। मसूरी रमणीक है, इसमें संदेह नहीं। श्याम वर्ण मेल मालाएं पहाड़ियों पर विश्राम कर रही थी। शीतल पवन आशा तरंगों की भांति भिन्न चित्त का रंजन कर रहा था। पर मुझे ऐसा विश्वास है कि विनोद के साथ मैं किसी निर्जन वन में इतने ही सुख से रहती। उन्हें पाकर अब मुझे किसी वस्तु की लालसा नहीं। बहन, तुम पर अनंत जीवन की स्वयं शायद कल्पना भी न कर सकोगे। सुबह हुई, नाश्ता आया और हम दोनों ने नाश्ता किया। डांडी तैयार है। 9 बजते बहुत सर करने के लिए निकल। किसी जल प्रपात के किनारे जा बैठे। वह जल जहाँ प्रवाह का मधुर संगीत सुना रहे हैं या किसी शिलाखंड पर बैठे मेघों को व्योम कीड़ा दिखा रहे थे। 11 बजते बजते लौटे, भोजन किया। मैं पियानो पर जा बैठी। विनोद की संगीत से प्रेम है, बहुत खुद अच्छा गाते और बजाते हैं और मैं गाने लगती हूँ तब तो वह झूमते ही लगते हैं। तीसरे पहर हम 1 घंटे के लिए विश्राम करने, खेलने या कोई खेल देखने चले जाते। रात को भोजन करने के बाद थिएटर देखते हैं और वहाँ से लौटकर शयन करते हैं। न सास की घुड़कियाँ, न नंदों की कानाफूसी, न जेठानियों के ताने। पर इस सुख में भी मुझे कभी कभी एक शंका सी होती है, फूल में कोई कांटा तो नहीं छिपा हुआ, प्रकाश के पीछे कहीं अंधकार तो नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता ऐसी शंका क्यों होती है। अरे यह लो 5 बज गए। विनोद तैयार है, आज टेनिस पर मैच देखने जाना है। मैं भी जल्दी से तैयार हो जाऊँ, शेष बातें फिर लिखूंगी। हाँ, एक बात तो भूल ही जा रही थी, अपने विवाह का समाचार लिखना। पति देव कैसे हैं, रंग रूप कैसा है, ससुराल गई या अभी मैके में ही हो। ससुराल गई तो वहाँ के अनुभव अवश्य लिखना, तुम्हारी खूब नुमाइश होगी। घर में कुटुंब और मोहल्ले की महिलाओं ने घूंघट उठा उठा कर खूब मुंह देखा होगा, खूब परीक्षा हुई होगी। ये सभी बातें विस्तार से लिखना। देखो कब फिर मुलाकात होती है। पद्मा, तुम्हारा प्यारी पद्मा, तुम्हारा पत्र पढ़कर चित्त को बड़ी शांति मिली। तुम्हें न आने से मैं समझ गई कि विनोद बाबू तुम्हें हर ले गए, मगर यह न समझी कि तुम मसूरी पहुंच गई। अब उस अमोद प्रमोद में भला गरीब चंदा क्यों याद आने लगी। अब मैं समझ में आ रहा है कि विवाह के लिए नए और पुराने आदर्श में क्या अंतर है। तुम्हारी प्रश्न का अपनी पसंद से काम लिया, सुखी हो। मैं लोक लाज की दासी बनी रही, नसीबों को रो रही हूँ। अच्छा, अब मेरी बीती सुनो। दान दहेज के टंटे से तो मैं कुछ मतलब ही है ही नहीं। पिताजी ने बड़ा ही उदार हृदय पाया, खूब दिल खोल कर दिया होगा, मगर द्वार पर बारात आते ही मेरी अग्नि परीक्षा शुरू हो गई। कितनी उत्कृष्टता थी कि वह दर्शन की, पर देखूं कैसे, कुल की नाक न कट जाएगी। द्वार पर बारात आई तो सारा जमाना वर को दे घेरे हुए खड़ा था। मैंने सोचा छत पर से देखूं, पर छत पर वहाँ वहाँ से कुछ न दिखाई दिया। देखो ने इस अपराध के लिए अम्मा जी घुड़कियां सुननी पड़ती थी। मेरी जो बात इन लोगों को अच्छी नहीं लगती, उन उसका दोष मेरी शिक्षा के माथे मढ़ा जाता है। पिताजी मेरे साथ बड़ी सहानुभूति रखते थे, मगर किस किस का मुंह पकड़े। द्वाराचार के यूं ही गुजरा और भावरों की तैयारी होने लगी। जनवासे से गहनों और कपड़ों का थाल आया। बहन, सारा घर
स्त्री पुरुष सब उस पर कुछ इस तरह से टूटे कि मानो इस लोगों ने कभी कुछ देखा ही नहीं हो। कोई कहता है कंठा तो लाए नहीं, कोई हार के नाम से रोता है। अम्मा जी के सचमुच रोने पर उन मानो मानो में डुबा दी गई। बर पछवालों की दिल खोलकर निंदा होने लगी, मगर मैं गहनों की तरफ उठाकर भी नहीं देखा। जब कोई बर के विषय में कोई बात करता तो मैं तन्मय होकर सुनने लगती। मालूम हुआ कि दुबले पतले आदमी का रंग सांवला है, आंखें बड़ी बड़ी हैं, हंसमुख है। इन सूचनाओं से दर्शनता और प्रबल होती है। भावरों का मुहूर्त जो जो समीप आता है, मेरा चित्त व्यग्र हो जाता है। अब तक यद्यपि मैंने उनकी झलक भी नहीं देखी थी, पर मुझे उनके प्रति एक आधारपूर्ण प्रेम का अनुभव हो रहा था। इस वक्त यदि मुझे मालूम हो जाता कि उनके दृश्य को कुछ हो गया है तो मैं बावली हो जाती। अभी तक मेरा उसमें साक्षात नहीं हुआ, मैंने उनकी बोली तक नहीं सुनी है, लेकिन संसार का सबसे बड़ा रूपवान पुरुष भी मेरे चित्त को आकर्षित कर सकता है। आधी रात के बाद भौरें हुई। सामने हवन कुंड था, दोनों ओर विमल बैठे हुए थे, दीपक जल रहा था। कुल देवता की मूर्ति रखी हुई थी, वेद मंत्र का पाठ हो रहा था। उस समुद्र मुझे ऐसा मालूम हुआ कि सचमुच देवता विराजमान है। अग्नि, वायु, दीपक, नक्षत्र सभी मुझे उस समय देवता की ज्योति के प्रदीप जान पड़ते हैं। मुझे पहली बार आध्यात्मिक विकास का परिचय मिला। मैंने जब अग्नि के समय मस्तक झुकाया तो यह कोरी रस्म की पाबंदी न थी। मैं अग्निदेव को अपने समुदाय मूर्तिमान स्वर्गीय आभा से तेजस्व देख रही थी। वह आखिर भावरे भी समाप्त हो गई और पतिदेव के दर्शन न हुए। अंतिम आशा यह थी कि प्रातःकाल जब पतिदेव कलेवा के लिए बुलाए जाएंगे उस समय देखूंगी, तब उसके सिर पर मोर न होगा। सखियों के साथ मैं भी जा बैठूंगी और खूब भी जी भर कर देखूंगी, पर क्या मालूम कि विधि कुछ और ही कुछ कुचक रख जगह। प्रातःकाल मैं तो जनमासे के खेड़े उमड़ रहे थे। बात कुछ ना थी। बारातियों के नाश्ते के लिए जो सामान भेजा गया था वह काफ़ी ना था, शायद घी खराब था। मेरे पिताजी को तुम जानती ही हो, कभी किसी से दबे नहीं, जहाँ रहे शेर बनकर रहे। जाते हैं तो जाने दो, मनाने की कोई ज़रूरत नहीं। कन्या धर्म का पक्ष है बारातियों का सत्कार करना, लेकिन सत्कार का यह अर्थ नहीं कि धमकी और रौब से काम लिया जाए। जानो किसी अफसर का पड़ाव हो, अगर अगर अपने लड़के की शादी कर सकते हैं तो मैं भी अपनी लड़की की शादी कर सकता हूँ। बारात चली गई, मैं पति के दर्शन ना कर सकी। सारे शहर में हलचल मच गई, विरोधियों को हंसने का अवसर मिल गया। पिताजी ने बहुत सामान जमा किए, वह सब खराब हो गया। घर में जिसे देखे मेरी ससुराल की निंदा कर रहा है, उजड़ू है, लोभी है, बदमाश है। मुझे जरा भी बुरा नहीं लगता, लेकिन पति के विरुद्ध में एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती। एक दिन अम्मा जी बोली, लड़का भी बेसमझ है, दूध पीता है, बच्चा नहीं कानून पढ़ता है, मूछ दाढ़ी आ गई है। उसने अपने बाप को समझाना चाहिए था कि आप लोग क्या कर रहे हैं, मगर वो अभी भीगी बिल्ली बना रहा। मैं सुनकर तिलमिला उठी, कुछ बोली नहीं, पर अम्मा जी को मालूम जरूर हो गया था कि इस विषय में मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। मैं तुमसे पूछती हूँ बहन, जैसा समस्या उठ खड़ी हुई थी उनमें क्या उसमें उनका क्या धर्म था? अगर वो अपने पिता और अन्य संबंधियों का कहना मानते तो उनका अपमान न होता। उस वक्त उन्होंने वही किया जो उचित था, मगर मुझे विश्वास है कि जरा सा मामला ठंडा होने पर वह आएंगे, और मैं अभी से उनकी राह देख रही हूँ। डाकिया चिट्ठी लगाता, दिल धड़कन होने लगती। शायद उनका यह पत्र भी हो जिसमें बार बार आता, और क्यों ना मैं ही एक खत लिखूं, मगर संकोच में पड़ जाती हूँ। शायद मैं कभी न लिख सकूंगी। मान नहीं, केवल संकोच है। और पर हाँ, अगर 10-5 दिन और पत्र न आए तो, या खुद न आए तो, संकोच मानकर रूप धारण कर लेंगे। क्या तुम्हें एक चिट्ठी भी नहीं लिख सकती? सब खेल बन जाए। क्या मेरी इतनी खातिर भी ना करोगी? मगर ईश्वर के लिए उस खत में कहीं यह न लिख देना कि चंदा ने प्रेरणा की है। चंदा करना ऐसी भद्दी गाल। तुम्हारी ओर शंका करके मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। मैं समझदार थी कब? तुम्हारी चंदा
प्यारी चंदा, मैंने तुम्हारा खत पाने के दूसरे ही दिन काशी खत लिख दिया। उसका जवाब भी मिल गया। शायद बाबूजी ने तुम्हें खत लिखा हो। कुछ पुराने ख्याल के आदमी हैं। मेरी तो उनसे एक दिन भी नहीं बनती, नहीं निभती। हाँ, तुमसे निभ जाएगी। यदि मेरे पति के साथ मेरा यह बर्ताव किया तो अकारण मुझसे रूठे रहते हैं, तो मैं जिंदगी भर उनसे सूरत न देखूंगी। अब कभी कभी भी कभी आते भी तो कुत्तों की तरह दुत्कार देगी। पुरुष पर सबसे बड़ा अधिकार उसकी स्त्री का होता है। माता पिता को खुश रखने के लिए वह स्त्री तिरस्कार नहीं कर सकता। तुम्हारे ससुराल वालों ने बड़ी घृणित व्यवहार किया। पुराने ख्यालों का गजब का कलेजा है जो ऐसी बातें सहन कर लेता है। दूसरे दिन टिप टॉप करने से काम न चलेगा। उस जगह नए सिर पर दीवार बनने की क्या जरूरत है। अच्छा, अब कुछ मेरी कथा भी सुन लो। मुझे आर्थिक दशा वैसी नहीं जैसा मैंने समझी थी। केवल मुझे ठगने के लिए उन्होंने सारा स्वांग भरा था। मोटर मांगे की थी, बंगले का किराया अभी तक दिया नहीं गया, फर्नीचर किराए की है, ये सब की उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से मुझे धोखा नहीं दिया है। कभी अपनी दौलत की डींग नहीं मारी, लेकिन ऐसा रहन सहन लेना जिसमें दूसरों को अनुमान हो कि यह कोई बड़े धनी आदमी है, एक प्रकार का धोखा ही है। यह संवाद इसलिए भरा गया कि यहाँ कोई शिकार फंस जाए। अब देखती हूँ, विनोद मुझसे पहले असली हालात को छिपाने का प्रयत्न किया करते थे। उसने खत मुझे देखने नहीं दिया। कोई मिलने आता तो चौंक पड़ते और घबराई हुई आवाज़ में बेरा से पूछते, तुम अभी निर्धन की लौंडी नहीं, मैं केवल विशुद्ध हृदय चाहती हूँ। जिसमें पुरुषार्थ है, प्रतिभा है, वह आज नहीं तो कल अवश्य ही धनवान होकर रहेगा। मैं इस कपट और लीला से जलती हूँ। अगर विनोद मुझसे अपनी कठिनाई कह दे तो मैं उनके साथ सहानुभूति रहेगा। मैं मैं इस कपट लीला से जलती हूँ। अगर विनोद मुझसे कभी कठिनाइयाँ कह दे तो मैं उनके साथ सहानुभूति करूँगी, उन कठिनाइयों को दूर करने में उनकी मदद करूँगी। यूं मुझसे पर्दा करके यह स्त्री सहानुभूति और सहयोग जी से हाथ नहीं धोने पड़ते। मैं मन में आत्मविश्वास, देश और क्षोभ का बोझे और सह बीज बोते हैं। यह चिंता मुझे मार डालती है। अगर इन्होंने अपनी दशा का साफ साफ बता दी होती तो मैं यह मसूरी आती ही नहीं। कि क्यों लखनऊ में ऐसी गर्मी नहीं पड़ती? आदमी पागल हो जाए। यहाँ हजारों रुपए क्यों पानी पड़ता? सबसे कठिन समस्या है कि जीविका की है। कई विद्यालयों में आवेदन पत्र भी भेज रखे हैं, जवाब का इंतजार कर रहे हैं। शब्द रूपी शायद इस महीने के अंत में अंत तक कहीं जगह मिल जाए। पहले 3 बार 100 मिलेंगे, समझ में नहीं आता कि कैसे काम चलेगा। 150 रुपये तो पापा मेरे कॉलेज का फीस देते थे। अगर 5 महीने अगर ना मिली तो क्या करें, यह फिक्र और भी खा डालती थी। मुश्किल है यही है कि विनोद मुझसे पर्दा रखते हैं। अगर हम दोनों बैठ कर परामर्श लेते तो सारी गुत्थियाँ सुलझ जाती। मगर शायद यह मुझे योग्य नहीं समझते। शायद इसका ख्याल है कि मैं केवल रेशमी गुड़िया हूँ जिसे भांति भांति के आभूषण सुधारेंगे। रेशमी वस्त्रों सजाना ही काफ़ी। थिएटर में कोई नया तमाशा देखने वाला होता तो दौड़े हुए आकर मुझे खबर देते हैं, कहीं कोई जलसा तो नहीं, कहीं कोई खेल तो नहीं, कहीं सैर करना हो उसकी शुभ सूचना मुझे आवश्यक दी जाती है। और बड़ी प्रसन्नता के समान मानव दिन रात मानो मैं दिन रात दिन विनोद और कीड़ा और विलास में मग्न रहना चाहती हूँ। मानो मेरे हृदय में गंभीर अंश है ही नहीं। यह मेरा अपमान है और घोर अपमान, जिससे मैं अब नहीं सह सकती। अपने संपूर्ण अधिकार लेकर ही संतुष्ट हो सकती हूँ। बस इस वक्त इतना ही बाकी है। फिर अपने यहाँ का हालत हाल हवाल विस्तार से लिखना। मुझे अपनी कृपा से चिंता है। मुझे अपने लिए जितनी चिंता है उससे कम तुम्हारे लिए नहीं है। देखो हम
मानो हृदय में मानो मेरे हृदय में गंभीर अंश है ही नहीं। यह मेरा अपमान है, घोर अपमान, जिसे जिसे मैं अब नहीं कह सकती। मैं अपना संपूर्ण अधिकार लेकर ही संतुष्ट हो सकती हूँ। बस इतना, अच्छा इतना ही बाकी। फिर अपने यहाँ का हाल हवाल विस्तार से लिखना। मुझे अपनी कृपा से आपकी जितनी चिंता है उससे कम तुम्हारे लिए नहीं है। देखो, हम दोनों की डींगे दोनों की डींगे कहाँ लगते हैं। तुम अपनी विदेशी 5,000 वर्षों की पुरानी जर्जर नौका पर बैठी हो। मैं नए इसी मोटर पर डूबूंगी। इस साल में लाखों आदमी रेल की टक्करों से मर जाते हैं, पर कोई बैलगाड़ियां यात्रा नहीं करता है। ये रेलों की ये विस्तार बढ़ती जाती है। तुम्हारी पद्मा, प्यारी पद्मा, कल तुम्हारा खत मिला, आज जवाब लिख रही हूँ। एक तुम हो कि महीनों रटाती हो। इस विषय में मैं तुम्हें मुझसे उपदेश लेना चाहिए। विनोद बाबू, तुम पर व्यर्थ ही आक्षोभ लगा रही हो। तुमने क्यों पहले ही उनकी आर्थिक दशा की जांच पड़ताल नहीं की? बस एक सुंदर सा रसिक शिष्टवाड़ी मधुर मधुर युवक देखा और फूल उठी। अब भी तुम्हारा ही दोष है। तुम अपने व्यवहार से, रहन सहन से सिद्ध कर दो कि तुम्हें गंभीर अंश है। फिर देखो विनोद बाबू कैसे तुमसे पर्दा रखते हैं। और बहन, ये तो मानवीय स्वभाव है कि सभी चाहते हैं कि लोग हमें संपन्न समझे। इस स्वर्ग को अंत तक निभाने की चेष्टा की जाती है, और जो इस काम में सफल हो जाता है उसी का जीवन सफल समझा जाता है। जिस युग में धन ये सब प्रधान हो, मर्यादा, कृति, यश, यहाँ तक कि विद्या भी धन से खरीदी जा सके, उस युवक में स्वयं भरना भी एक लाजमी बात है। अधिकतर योग्यता का मुंह ताकते रहते हैं। यही समझ लो कि इन दोनों में फूल और फल का संबंध है। इन ज्ञानोपदेशों के बाद अब तुम्हें हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। तुम्हें अपने पतिदेव के नाम से जो पत्र लिखा था उसका बहुत अच्छा असर हुआ है। उसके 5वें दिन स्वामी की कृपाण मुझे मिला। बहन, वह खत पाकर मुझे कितनी खुशी हुई है, इसका तुम अनुमान कर सकती हो। मालूम होता है कि अंधे को आंखें मिल गई हो। कभी कोठे पर जाती थी, कभी नीचे आती थी। सारे में खलबली पड़ गई। तुम्हें वह पत्र अत्यंत निराशाजनक पड़ाव में मेरे लिए यह संजीवन मंत्र है। आशीवक आशा दीपक या प्रवीण ने बारातियों की उद्दंडता पर खेद प्रकट किया है। वह बड़ों के सम्मान जवान कैसे खोल सकते हैं। जिन जनजातियों ने भी बारातियों का जैसा आदर सत्कार करना चाहिए था वैसे नहीं किया। अंत में लिखा था कि प्रिय, तुम्हारे दर्शन को कितना उत्कंठा है, नहीं लिख नहीं सकता। तुम्हारी कल्पित मूर्ति नित आंखों के सामने रहती है, पर कुल मर्यादा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। जब तक माता पिता का रुख न पाऊं उनसे मैं आ नहीं सकता। तुम्हारे वियोग में चाहे प्राण ही क्यों न निकल जाए, पर पिता की इच्छा की उपेक्षा नहीं कर सकता। एक बात का दृढ़ निश्चय कर चुका हूँ कि चाहे इधर की दुनिया उधर हो जाए, कपूत कहलाऊं, पिताजी की कोप की भागी बनूं, पर छोड़ना पड़े, वह अपनी दूसरी शादी न करूँगा। मगर जहाँ तक मैं समझता हूँ मामला इतना तूल न खींचेगा। यह लोग थोड़े ही दिनों में नर्म पड़ जाएंगे, और तब मैं आऊँगा और अपने हथेली को आंखों में भर कर बिठा कर लाऊंगा। बस मैं अब संतुष्ट हूँ बहन, मुझे कुछ और ना चाहिए। स्वामी मुझ पर इतनी कृपा रखते हैं, इससे अधिक और वह क्या कर सकते हैं। प्रियतमा, तुम्हारी चंदा सहज तुम्हारी ही रहेगी। तुम्हारी इच्छा है कि उसका कर्तव्य। बहन, आंखों में आंसू भर आते हैं। अब नहीं लिखा जाता, जवाब जल्द जल्द देना। चंदा, अब आ रहे हैं पद्मा के पास। प्यारी बहन,
तुझसे बार बार क्षमा मांगती हूँ, पैरों पड़ती हूँ। मेरे पत्र न लिखने के कारण आलस्य ना था, सैर सपाटे की धुन न थी। रोज सोचती थी कि आज लिखूंगी, पर कोई न कोई ऐसा काम आ पड़ता था, कोई ऐसी बात हो जाती थी, कोई ऐसा बाधा खड़ी होती थी कि चित्त अशांत हो जाता था। मुंह पर लपेटे हुए पड़ी रहती, मुंह लपेट कर पड़ी रहती। तो मुझे अब देखो तो शायद पहचान ना सको। मसूरी से दिल्ली आए 1 महीना हो गया। यहाँ विनोद विनोद को 300 रुपये की एक जगह मिल गई है। सारा महीना बाजार की खाक छानने में लगा। विनोद ने मुझे पूरी स्वाधीनता दे रखी थी, मैं जो चाहूँ करूँ, उनसे कोई मतलब न था। वह मेरे मेहमान हैं, गृहस्थी का सारा बोझ मुझ पर डालकर वह निश्चिंत हो गए हैं। ऐसा बेफिक्र मैंने आदमी नहीं देखा। आखिरी की कसम है, उन्हें डांटूं तो मैं, रखूं तो मैं, निकालूं तो मैं, उनसे कोई मतलब ही ना था। मैं चाहती हूँ कि मेरे प्रबंधक आलोचना करे, ऐब निकाले। मैं चाहती हूँ जब जवाब में कोई चीज़ लाऊं तो वह बतावें कि मैं जट गई या जीत गई। मैं चाहती हूँ कि महीने का खर्च का बजट बनाते समय मेरे और उनके बीच बहस हो गई। मैं चाहती हूँ महीनों के खर्च का बजट बनाते समय मेरे और उनके बीच खूब बहस हो, पर इनके अरमानों का एक भी पूरा नहीं होता। मैं नहीं समझती कि इस तरह कोई स्त्री कहाँ तक गृह प्रबंधक में सम, सफल हो सकती है। विनोद के इस संपूर्ण और आत्मसमर्पण ने मेरी निज को ज़रूरतों को कोई नया गुंजाइश दिया है। अपने शौक के चीज़ों का खुद खरीद कर लाते बुरा मालूम होता, कम से कम मुझसे नहीं हो सकता। नहीं जानती, मैं अपने लिए कोई चीज़ लाऊं तो वह नाराज़ न होंगे, नहीं मुझे विश्वास है खुश होंगे। लेकिन मेरा जी चाहता है कि मेरे पिताजी का मैं अपने लिए कोई चीज़ लाऊं तो वह नाराज़ ना होंगे, नहीं मुझे विश्वास है कि खुश होंगे। लेकिन मेरा जी चाहता है कि मेरे शौक श्रृंगार की चीज़ें वह खुद ला कर दें, उनसे लेने का जो आनंद है वह खुद जाकर लाने में नहीं। पिताजी अब भी मुझे 100 रुपया महीना देते हैं और उन रुपयों को मैं अपने रुपयों पर खर्च कर देती हूँ, अपने ज़रूरतों पर खर्च कर सकती हूँ। पर ना जाने मुझे भय होता है कि कहीं विनोद समझे कि मैं उनके रुपए खर्च किए डालती हूँ। जो आदमी किसी बात पर नाराज़ नहीं हो सकता, पर किसी की बात का खुश भी नहीं हो सकता, मेरी समझ में नहीं आता कि वह किस बात से खुश और किस बात से नाराज़ होते हैं। बस मेरी दशा उस आदमी की सी है जो बिना रास्ता जाने इधर उधर भटकता फिरे। तुम्हें याद होगा कि हम दोनों कोई गणित का प्रश्न लगाने के बाद कितनी उत्सुकता के साथ से उसका जवाब देखती थी। हमारा जवाब किताब के जवाब से मिल जाता था तो हमें कितना हार्दिक आनंद मिलता था। मेहनत सफल हुई इसका विश्वास हो जाता था। सोचते थे कि मेहनत आकारत ही जाएगी। मैं रोज प्रश्न हल करती हूँ पर नहीं जानती कि जवाब ठीक निकला या गलत। सोचो मेरे चित्त पर क्या दशा होगी। 1 हफ्ता हो गया है लखनऊ की मिस रिंग से भेंट हुए। वह लेडी डॉक्टर है और मेरे घर बहुत आती जाती है। किसी का सिर भी धमका और मिस रिंग बुलाई गई। पापा जब मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर थे तो उन्होंने इस समय रिंग को पढ़ाया था। उसका एहसान वो अब भी मानती थी। यहाँ उन्हें देख कर भोजन का निमंत्रण न देना शिष्टता की हद होती। मिस रिंग ने दावत मंजूर कर ली। उस दिन मुझसे जितनी कठिनाई हुई वह बयान नहीं कर सकती। मैंने कभी अंग्रेजों के साथ टेबल पर नहीं खाया, उनमें भोजन के क्या शिष्टाचार इसका मुझे बिल्कुल ज्ञान नहीं। मैंने समझा था विनोद मुझे सारी बात बता देंगे। वह बरसों अंग्रेजों के साथ इंग्लैंड रह चुके हैं। मैंने उन्हें मिस रिंग के आने की सूचना दी, पर उससे भले आदमी ने मानो सुना ही नहीं। मैंने निश्चय किया कि मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगी। मिस रिंग हंसेंगी भला मेरे ऊपर बार बार झुंझलाती थी। कहाँ मिस रिंग को बुला बैठी। पड़ोस के बंगलों में कई हमी जैसे परिवार रहते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं, पर यही संकोच होता है कि लोग मुझसे गंवारिन समझे। अपनी इस व्यवस्था पर थोड़ी देर आंसू भी बहाती रही। आखिर निराश होकर अपनी बुद्धि से काम लिया। दूसरे दिन मिस रिंग आई और हम दोनों ने भी मेज पर बैठे। दावत शुरू हुई। मैं देखती थी कि विनोद बार बार झेपते थे और मिस रिंग बार बार नाक सिकोड़ती थी। जिसने प्रकट हो रहा था शिष्टाचार की मर्यादा भंग हो रही थी। शर्म के मारे मरी जाती थी। किसी व्यक्ति विपत्ति
सिर सके टली। तब मैंने कान पकड़े कि अब किसी अंग्रेज की दावत ना करूंगी। उस दिन से देख रही हूँ कि विनोद मुझसे कुछ खिंचे हुए हैं। मैं भी नहीं बोल रही हूँ, और वह शायद समझते हैं कि मैं उनकी भद्दी करा दी। मैं समझ रही हूँ कि उन्होंने मुझे लज्जित लज्जित किया है। सच कहती हूँ चंदा, गृहस्थी के इन झंझटों को मुझे अब किसी से हंसने बोलने का अवसर नहीं मिलता। इधर महीनों से कोई नई पुस्तक नहीं पढ़ी। विनोद की विनोदशीलता भी न जाने कहाँ चली गई। अब वह सिनेमा या थिएटर का भी नाम नहीं लेते। हाँ, मैं चलूँ तो वह तैयार हो जाएंगे। मैं चाहती हूँ कि प्रस्ताव उनकी ओर से मिले, मैं उसका अनुमोदन करूँ। शायद वह पहले की आदत छोड़ रहे हैं। मैं तपस्या का संकल्प उनके मुख पर अंकित करती हूँ। ऐसा जान पड़ता है कि अपने में गृह संचालन की शक्ति ना पाकर उन्होंने सारा भार मुझ पर डाल दिया है। मसूरी में वह घर के संचालक थे। दो ढाई महीने में 1500 खर्च किए कहाँ से लाए, यहाँ मैं अब तक नहीं जानती। शायद पास तो शायद ही कुछ हो रहा हो। संभव है कि किसी मित्र से ले लिया हो। 300 रुपये महीने की आमदनी में थिएटर और सिनेमा का जिक्र ही किया। 50 रुपये से मकान ही के निकल जाते हैं। मैं इस जंजाल से तंग आ गई हूँ। जी चाहता है विनोद से कह दो कि मेरे चलाए यह ठेला ना चलेगा। आप तो 2 ढाई घंटा यूनिवर्सिटी में काम करके दिन भर चैन करें, खूब टेनिस खेलें, खूब उपन्यास पढ़ें, खूब सोएं, और मैं सुबह से आधी रात तक घर के झंझटों में मरा करूं। कई बार छेड़ने का इरादा किया, दिल में ठानकर उनके पास गई, लेकिन उनका सामीप्य मेरे सारे संयम, सारी ग्लानि, सारी विरक्ति को हरा लेता है। उनका विकसित मुखमंडल, उनमें से अनुरुक्त नेत्र, उनके कोमल शब्द मुझ पर मोहिनी मंत्र डाल देते हैं। उनके एक आलिंगन भी मेरी सारी वेदना विलीन हो जाती है। बहुत अच्छा होता अगर यह इतने रूपवान, इतने मधुरभाषी, इतने सौम्य न होते। तब कदाचित मैं इनसे झगड़ बैठती, अपनी कठिनाइयाँ कह सकती। इस दशा में तो इन्होंने मुझे जैसे भेड़ बना लिया है, मगर माया को तोड़ने का मौका तलाश कर रही हूँ। एक तरह से मैं अपना आत्मसम्मान खो बैठी हूँ। मैं क्योंकि हर एक बात में किसी की अप्रसन्नता से डरती रहती हूँ। मुझे क्यों यह भाव नहीं आता कि मैं जो कुछ भी मैं कर रही हूँ वह ठीक है। मैं इतनी मुखपेक्षा क्यों करती हूँ। इस मनोवृत्ति पर मुझे विजय पाना है, चाहे जो कुछ भी हो। अब इस वक्त विदा होती हूँ। अपने यहाँ के समाचार लिखना जी लगा है। तुम्हारी पद्मा। पद तुम्हा प्यारी पद्मा, तुम्हारा पत्र पढ़कर मुझे कुछ दुख हुआ, कुछ हंसी आई, कुछ क्रोध आया। तुम क्या चाहती हो यह तुम्हें खुद नहीं मालूम। तुमने आदर्श पति पाया है। व्यर्थ की शंकाओं में मन को अशांत न करो। तुम स्वाधीनता चाहती हो, वह तुम्हें मिल गई है। 2 आदमियों के लिए 300 रुपये कम नहीं होते। उस पर अभी तुम्हारे पापा भी 100 रुपये दिए जाते हैं। अब और क्या करना चाहिए। मुझे भय होता है कि तुम चित्त अवस्थित हो गया है। मेरे पास तुम्हारे लिए सहानुभूति का एक शब्द भी नहीं। मैं 15 तारीख को काशी आ गई। स्वामी मुझे स्वयं विदा कराने गए थे। घर से चलते समय बहुत रोई। पहले मैं समझती थी कि लड़कियां झूठ मूठ रोया करती हैं, फिर मेरे लिए तो माता पिता का वियोग कोई नई बात न थी। गर्मी, दशहरा और बड़े दिन की छुट्टियों के बाद 6 सालों से इस वियोग का अनुभव कर रही थी। कब कभी आंखों में आंसू न आते थे। सहेलियों से मिलने की खुशी अब की ऐसा जान पड़ता था कि कोई हृदय को खींच लेता है। अम्मा जी के गले लिपट कर तो मैं इतना रोई कि मुझे मूर्छा आ गया। पिताजी के पैरों पर लौट कर रोने की अभिलाषा मन में ही रह गई। हाय वह रुदन का आनंद। उस समय पिता के चरणों पर गिरकर रोने के लिए मैं अपने प्राण तक दे देती। यही रोना आता था कि मैं इनके लिए कुछ न किया। मेरा पालन पोषण करने में इन्होंने क्या कुछ कष्ट न उठाया। मैं जन्म की रोगड़ी हूँ, रोज ही बीमार रहती थी। अम्मा जी रात रात भर मुझसे गोद में लिए बैठी रहती थी। पिताजी के कंधों पर चढ़कर उचकने की याद मुझे अभी तक आती है। उन्होंने कभी मुझे कड़ी निगाह से नहीं देखा। मेरे सिर में दर्द हुआ और उनके हाथों के तोते उड़ गए। 10 वर्ष की उम्र तक यूं ही गए। 6 साल देहरादून में गुजरे। अब जब इस योग्य हुई कि उनकी कुछ सेवा करूं तो यूं ही झाड़कर अलग हो गए। कुछ 8 महीने तक उनके चरणों की सेवा कर सकी, और यही 8 महीने मेरे जीवन की निधि है। मेरे ईश्वर से यही प्रार्थना है कि मेरा जन्म फिर इसी गोद में हो, फिर इसी आतुल प्रीत स्नेह का आनंद भोगूं। संध्या समय गाड़ी स्टेशन से चली। मैं जनाना कमरे में थी, लोग दूसरे कमरे में थे। उस वक्त सहसा मुझे स्वामी जी को देखने की प्रबल इच्छा हुई। सांत्वना, सहानुभूति और आश्रय के लिए हृदय व्याकुल हो उठा था। ऐसा जान पड़ता था जैसे कोई कैदी काला पानी जा रहा हो। घंटे भर के बाद गाड़ी के स्टेशन पर रुकी। मैं पीछे की ओर से खिड़की से निकल कर देखने लगी
खिड़की से सिर निकालकर देखने लगी। उसी वक्त द्वार खुला और किसी ने कमरे का कदम रखा। उस कमरे में एक औरत भी न थी। मैंने चौंक कर पीछे देखा तो एक पुरुष। मैंने तुरंत मुंह छिपा लिया और बोली, आप कौन है? ये जनाना कमरा है, मर्दाने कमरे में जाइए। पुरुष ने खड़े खड़े कहा, मैं तो इसी कमरे में बैठूंगा, मर्दाने कमरे में बहुत भीड़ है। मैंने रोज से कहा, नहीं, आप इसमें नहीं बैठ सकते। मैं तो बैठूंगा, आपको निकलना पड़ेगा। आप अभी चले जाइए, नहीं तो मैं अभी जंजीर खींच लूंगी। अरे साहब, मैं भी आदमी हूँ, कोई जानवर नहीं हूँ। इतनी जगह पड़ी है, आपका इसमें हरज क्या है? गाड़ी ने सीटी दे दी। मैं और घबराकर बोली, आप निकलते ही मैं जंजीर खींची। पुरुष ने मुस्कुराकर कहा, आप तो बड़ी गुस्सावर मालूम होती हैं। एक गरीब आदमी पर आपको जरा भी दया नहीं आती। गाड़ी चल पड़ी। मारे क्रोध और लज्जा के मुझे पसीना आ गया। मैं फौरन द्वार खोल दिया और बोली, अच्छी बात है, आप बैठिए, मैं ही जाती हूँ। बहन, मैं सच कहती हूँ, मुझे उस वक्त लेस मात्र भी भय न था। जानती थी कि गिरते ही मर जाऊंगी, पर एक अजनबी के साथ अकेले बैठने से मर जाना अच्छा था। मैंने एक पैर लटकाया ही था कि उस पुरुष ने मेरी बाँह पकड़ ली और अंदर खींचता हुआ बोला, अब तो आपने मुझे काले पानी भेजने का सामान कर दिया है। यहाँ कोई और तो नहीं है, फिर आप इतना क्यों घबराती हैं? बैठिए, जरा हंसिए, बोलिए, अगले स्टेशन पर मैं उतर जाऊंगा। इतनी देर तक कृपा कटाक्ष से वंचित न कीजिए। आपको देखकर दिल काबू से बाहर हुआ जाता है। मैं एक गरीब का खून सिर पर लीजिएगा। मैंने झटक कर अपना हाथ छुड़ा लिया। सारी देह कांपने लगी, आंखों में आंसू भर आए। उस वक्त अगर मेरे पास कोई छुरी या कटार होती तो मैं जरूर उसे निकाल लिया होता। मरने मारने को तैयार हो गई थी, मगर इस दशा में क्रोध से ओठ चबाने के सिवा और क्या करते। आखिर झल्लाना व्यर्थ समझकर मैंने सावधान होने की चेष्टा करके कहा, आप कौन हैं? उसने उसी ढिठाई से कहा, तुम्हारे प्रेम का इच्छुक। आप तो मजाक करते हैं, सच बतलाइए। सच बता रहा हूँ, तुम्हारा आशिक हूँ। अगर आप मेरे आशिक हैं तो कम से कम इतनी बात मानिए कि अगले स्टेशन पर उतर जाइए। मुझे बदनाम करके आप कुछ ना पाएंगे। मुझ पर इतनी दया कीजिए। मैं हाथ जोड़कर यह बात कही, मेरा गला भी भर आया। उस आदमी ने द्वार की ओर जाकर कहा, अगर आपका यही हुक्म है तो लीजिए, मैं जाता हूँ, याद रखिएगा। उसने द्वार खोल दिया और एक पाँव आगे बढ़ाया। मुझे मालूम हो कि नीचे कूदने जा रहा। बहन, नहीं कह सकती कि उस वक्त मेरा दिल क्या दशा हो। मैंने बिजली की तरह लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ जोर से खींच लिया। उसकी गिलानी से भरे हुए स्वर में कहा, क्यों खींच लिया? मैं तो चला जा रहा था, अगले स्टेशन आने दीजिए। जब आप भाग रही हैं तो जितनी जल्द भाग जाऊं उतना ही अच्छा। मैं यह कब कहती हूँ कि आप चलती गाड़ी से कूद पड़िए? अगर मुझ पर इतनी दया है तो एक बार जरा दर्शन ही दे दो। अगर आपकी स्त्री से कोई दूसरा। मुंशी प्रेमचंद्र की ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में करके बताइए। और अगर ये पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें। धन्यवाद।